ठंड में चाय के बागान में सुबह की गर्मा गर्म चाय पीने वाला ससुराल। चारों तरफ चाय का बागान था, पहाड़ी इलाका था और सिमरन अपनी कुछ शादीशुदा दोस्तों के साथ पहाड़ी कपड़े पहने पहाड़ के बीच में बैठी होती है और अपने दोस्तों के साथ गर्मा गर्म चाय पीते हुए बातें करती है। कितना अच्छा लगता है ना, रोज सुबह चाय लेकर अपने खेत के बागान में आओ और जैसे ही सूरज की पहली किरण निकले उस पहली किरण में चाय पियो और उसके बाद काम पर लग जाओ। हाँ यार, जिंदगी तो ऐसी ही होती है, बड़े बड़े पहाड़, सुबह की सूरज, हल्की किरण और चाय का बागान और इसके साथ गर्मा गर्म सुबह की चाय मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। सिमरन अपने सुनहरे सपनों में खोई होती है कि तभी वहां उसकी चाय लेकर उसकी माँ आती है और उसे उठाकर उसे चाय देते हुए कहती है, बेटा तेरा क्या होगा, अगले ही महीने तेरी शादी है और तेरी चाय अब भी बिस्तर पर मैं लेकर आ रही हूँ। ससुराल कैसे संभालेगी तू? एक तो तेरे पिता ने तेरा रिश्ता भी इतनी दूर कर दिया है असम में, मेरी बेटी उस पहाड़ी इलाके में कैसे रहेगी? माँ तुम तो बेकार ही परेशान होती हो, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी ऐसे ही किसी पहाड़ी इलाके पर हो और असम तो मेरा सपना था कि मैं वहाँ घूमने जा सकूं। अब तो वहाँ मेरा ससुराल होगा और तुम्हें पता है मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी, पर तुमने मेरा सपना ही खराब कर दिया। मैं सपने में चाय के बागान में बैठकर चाय पी रही थी, वो भी सुबह सुबह हल्की ठंड में। अभी बेड पर चाय पी ली, शादी के बाद चाय के बागान में बैठकर चाय पीती रहना। पता नहीं क्या होगा तेरा, कितनी लापरवाह है, कैसे ससुराल संभालेगी तू? अपनी बेटी को खुश और उसके सपने देखते हुए आशा को भी खुशी मिलती है और वो वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द सिमरन की शादी विशाल से हो जाती है और जब वो शादी करके अपने ससुराल जा रही होती है तो रास्ते में बड़े पहाड़, चौड़ी रोड, कोहरा और चाय के बागान देखकर वो काफी खुश होती है और अपने पति से कहती है, विशाल तुम्हारा घर कितनी अच्छी जगह है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा इतनी सुंदर जगह पर मेरा ससुराल है। वैसे उस पहाड़ पर कौन सी खेती हो रखी है? यहाँ के लोग पहाड़ों पर कैसी खेती करते होंगे? पहाड़ों पर खेती करना थोड़ा मुश्किल होता है पर यहाँ के लोगों की तो अब आदत बन चुकी है। वैसे वो सरसों का खेत है और उस तरफ देखो, सबसे ऊंची वाली पहाड़ी पर वो जितनी भी तुम्हें हरे भरे खेत लग रहे हैं ना, वो खेत नहीं, चाय के बागान है। तुम्हें पता है असम में सबसे ज्यादा चाय पत्ती की खेती होती है। क्या सच में? अब तो बहुत मजा आएगा, मैं खुद अपने हाथों से चाय पत्ती तोड़कर चाय पत्ती बनाऊंगी और सुबह सुबह चाय पीएंगे। तुम्हें पता है मेरा सपना पूरा हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो घर भी आ ही गया। कुछ ही देर बाद विशाल और सिमरन घर पहुंचते हैं और जैसे ही वो लोग गाड़ी से उतरते हैं तो शांति हाथों में पूजा की थाली लिए अपनी बहू का स्वागत करती है। मेरी बहू के भी इस घर में शुभ कदम पड़ गए। बहू अंदर आओ और अंदर आने के बाद हमारे घर की दीवारों पर अपने हाथों के निशान देना, ये यहाँ का रिवाज है। नई बहू जाकर हल्दी से दीवार पर अपने हाथों के निशान देती है। ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है बहू, और अब तुम इस घर की बहू हो, हम तो मेहमान हैं, कल चले जाएंगे पर तुम्हें इस घर को जोड़ के रखना है, बिल्कुल अपनी सास की तरह। चलो अब ये रस्म भी पूरी करो। कुछ देर में काजल एक थाल में गीली हल्दी लेकर आती है जिसे दोनों हाथ में लगाकर सिमरन अपने घर की दीवार पर निशान बनाती है। कुछ देर में सभी घर वाले सारे रिवाज पूरे करके अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और अगली सुबह सिमरन की पहली रसोई होती है और इसीलिए वो सबसे पहले उठ जाती है और अपने पति से कहती है, विशाल उठो ना, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है, दिल्ली में तो इतनी ठंड भी नहीं होती। वैसे मुझे सुबह सुबह चाय पीने की आदत है और पहली रसोई भी करनी है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। उठो ना, बताओ ना मुझे, मैं क्या करूँ? यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि हम सबको भी सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। तुम एक काम करो, पहले सभी के लिए एक अच्छी कड़क चाय बना लो, उसके बाद पहली रसोई करना, और माँ और काजल है ना तुम्हारी मदद के लिए। विशाल की ये बात सुनकर सिमरन को थोड़ी राहत मिलती है और वो रसोई में जाती है। अब वो एक बर्तन में थोड़ा सा पानी और चाय पत्ती चीनी डालकर उसे गर्म होने के लिए छोड़ देती है और दूसरी तरफ छोटे से इमाम दस्ते में अदरक और लौंग कूट कर चाय में डालती है। अदरक कुटने की आवाज से काजल और शांति रसोई में आती हैं और चाय की खुशबू से उनका दिल खुश हो जाता है। वाह, सुबह सुबह की चाय की खुशबू आ रही है। भाभी, आपने तो आते ही चाय बनाकर हम सब पर जादू कर दिया। सच में शादी की वजह से मैं थक गई हूँ, वरना तेरे हाथों की पहली चाय तो मैं अपने चाय के बागान में ही पीना चाहती थी। जानती है वहाँ का नजारा बहुत सुंदर है। आप लोगों को मेरी चाय की खुशबू से ही चाय इतनी पसंद आ गई, ये सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है माँ जी। वैसे माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, खाने में क्या क्या बनाना है बता दीजिए, और मैंने सबके लिए चाय भी बना दी है, बस चाय छान कर आप सबको दे देती हूँ। बात करते हुए सिमरन की चाय बन जाती है।
इसके बाद सिमरन सबकी चाय छानती है और सभी को उनकी चाय देती है, जिसके बाद रसोई में खड़ी होकर शांति अपनी बहू की पहली रसोई में उसकी मदद करवाती है और सिमरन अपनी पहली रसोई में हलवा, पूड़ी, पुलाव, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर जैसे पकवान बनाती है। अरे मजा ही आ गया बहू, इस ठंड में इतना गर्मा गर्म खाना खाकर अब लग रहा है कि मैं खेत में जाकर अच्छे से काम कर सकूंगा। आज तो मैं भी ऑफिस में 10 तरह का खाना लेकर जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि शहर की लड़कियां भी खाना बनाना जानती हैं। भाभी सच में आप तो बहुत अच्छा खाना बनाना जानती हो। अब मुझे भी आपसे खाना बनाना सीखना होगा ताकि ससुराल में जाकर मैं भी अपनी पहली रसोई में सबसे पहले चाय बनाऊं और उसकी खुशबू से ही सबका दिल जीत लूं। सभी हंसी मजाक करते हुए सिमरन की पहली रसोई को एंजॉय करते हैं और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब सिमरन अपने कमरे की बालकनी पर सुबह सुबह खड़ी होकर हल्की धूप में चाय पी रही होती है, तभी वहां विशाल आता है। अरे क्या हुआ, तुम अकेले यहाँ पर बालकनी पर बैठकर चाय क्यों पी रही हो? आज तो हम सब घर में ही हैं, नीचे आ जाती। क्या करूं, अब तो आदत हो गई है। आप और पापा काम पर चले जाते हैं, माँ जी भी खेत पर चली जाती है, काजल भी कॉलेज के लिए निकल जाती है। सुनो ना, मुझे भी कभी खेती करने ले चलो ना। मैं हमेशा से चाहती थी कि सुबह सुबह अपनी सास के साथ चाय लेकर चाय के बागान में जाऊं और जब वहाँ सूरज उगे तो उसे उगता हुआ देखूं और चाय पीऊं। अरे अगर तुम्हें खेत जाना इतना ही पसंद है तो तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? माँ तो हमेशा से चाहती थी कि उनकी बहू उनके साथ सुबह सुबह चाय लेकर चाय के बागान में जाए। मैं आज ही माँ से कहूंगा और फिर आज शाम को हम सब चाय के बागान जाएंगे और तुम्हें अपना पूरा खेत दिखाएंगे। इतना बोलकर विशाल नीचे जाता है और अपने सभी घर वालों से बात करता है। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और जब शाम के 4 बजते हैं तो सभी घर वाले खेत जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सिमरन भी नीचे आती है। 4 बज गए हैं, चल बहू खेत चलते हैं ताकि शाम को जल्दी आ सके। वैसे भी लेट हो चुके हैं। पर माँ जी अभी तो बहुत रोशनी है। भाभी रोशनी है तभी तो जा रहे हैं, अंधेरे में कैसे खेत देखोगी? ये शहर नहीं है जो जगह जगह आपको लाइट नजर आ जाए। यहाँ पर 7 बजे के बाद रास्ता बंद हो जाता है और आपको शाम का ढलता सूरज देखना है या नहीं देखना है। इतना बोलकर अब पूरा परिवार चाय के बागान जाने के लिए घर से निकलता है। थोड़ी ही दूर जाकर ऊंची ऊंची पहाड़ी आती है। सिमरन के परिवार को पहाड़ चढ़ने की आदत होती है, इसलिए वो बिना थके जल्दी जल्दी आगे चलने लगते हैं। पर सिमरन सबसे पीछे रहती है और उसे पहाड़ियों पर चढ़ने में दिक्कत होती है। सब आगे जाकर जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं कि सिमरन अभी काफी पीछे है। अरे बहू, ऐसे पहाड़ चढ़ोगी तो रात हो जाएगी, थोड़ा कदम बढ़ाओ। आप चुप कीजिए, बहू यहाँ की नहीं है, वो शहर से आई है। शहरी लोग पहाड़ कहाँ चढ़ पाते हैं। बहू तुम आराम से आओ, हम यहीं खड़े हैं। मैंने साड़ी पहनी है ना, इसलिए पहाड़ चढ़ने में दिक्कत हो रही है, पर कोई बात नहीं, मुझे भी आदत हो जाएगी। कुछ ही देर में सिमरन पहाड़ चढ़कर अपने घर वालों के साथ अपने चाय के बागान में आती है, जहाँ चारों तरफ चाय के बागान की खेती हुई होती है और खेती भी सीढ़ियों की तरह आधी आधी जमीन पर होती है, कुछ ऊपर तो कुछ नीचे, जिसे देखकर सिमरन को काफी खुशी मिलती है। तभी वो देखती है कि कुछ औरतें पीठ पर टोकरी बांधे हुए हैं और उसमें काफी सारी पत्तियां तोड़कर रख रही हैं। तो वहीं कुछ औरतों ने आगे चुन्नी के सहारे गोद में बच्चों को भी बांधकर काम कर रही हैं और ये देखकर सिमरन थोड़ी सी घबरा जाती है। काजल वो देखो कैसे वो औरत बच्चा लिए पहाड़ पर काम कर रही है, उसे देखकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी पहाड़ी औरतों का जीवन इतना आसान नहीं होता, ये तो कुछ भी नहीं, आपको पता नहीं है, पर यहाँ पर औरतें 9 महीने की गर्भवती होकर भी पहाड़ पर चढ़ती है और सारा काम करती है। वैसे आपको हमारा चाय का बागान कैसे लगा? फोटो लेनी है? ये तो बहुत सुंदर है, मेरे सपनों से भी ज्यादा, और फोटो तो मुझे लेनी है। माँ जी कल से मैं भी आपके साथ सुबह चाय के बागान में आया करूँगी, घर में बोर हो जाती हूँ। हाँ बहू आजा। इस तरह सिमरन अपनी नंद के साथ चाय के बागान में काफी सारी फोटो लेती है। देखते ही देखते अंधेरा हो जाता है और सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं, पर सिमरन का वहां से आने का दिल ही नहीं करता। सिमरन बैठी क्यों? उठो, देखो अंधेरा हो गया है, 7 बज चुके हैं, घर जाते जाते 7:30 हो जाएंगे। ये देखो जानवर की आवाज भी आने लगी। भाभी यहाँ पर 7 बजे के बाद कोई नहीं रुकता, पहाड़ी इलाकों में जानवर बहुत ज्यादा होते हैं, किसी भी वक्त कहीं से भी कोई भी आकर हमला कर सकता है। पूरा रास्ता अंधेरे से भरा है, अब चलते हैं, यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। और देखो ठंड भी हो रही है, मुझे तो काफी ठंडी लग रही है। जानवर की आवाज सुनकर अब सिमरन भी घबरा जाती है और पूरा परिवार घर के लिए निकल जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं अंधेरा और भी गहरा होता जाता है, जिस वजह से सिमरन को आगे का रास्ता नजर नहीं आता। वो पहली बार पहाड़ों पर आई थी, इसलिए उसका पैर मुड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। सिमरन, अरे तुम ठीक तो हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे इसीलिए कह रहा था जल्दी निकलते हैं, देखो कितना अंधेरा हो चुका है।
मैं ठीक हूँ, पर लगता है मेरे पैरों में मोच आ गई है। कोई बात नहीं बहू, घर भी बस आ ही गया है। अब से तुम्हें पहाड़ों पर अकेले आने की जरूरत नहीं है। अगर कभी चाय का बागान देखना हो तो हमें बताना और हमारे साथ ही आना। जब सिमरन के पैरों में मोच आती है तो सभी घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं। कुछ देर में वो घर पहुंचते हैं और घर पहुंचते ही शांति अपनी बहू के पैरों में दवा लगाती है और गर्म पट्टी बांध देती है। देखते ही देखते 2 से 3 दिन हो जाते हैं और सिमरन के पैर का दर्द भी कम हो जाता है। ऐसे ही एक दिन जब काजल घर में होती है तो सिमरन अपनी नंद से कहती है, काजल, अब मेरे पैरों का दर्द ठीक है। मैंने सोचा था कि रोज सुबह माँ जी के साथ चाय लेकर चाय के बागान पर जाऊंगी, पर इस चोट की वजह से पापा जी ने तो मेरा पहाड़ पर जाना ही मना कर दिया। तो मुझे कहीं बाहर ले चलो ना। वैसे भाभी, घर में तो मन मेरा भी नहीं लगता है। चलो हम मेरी दोस्त के घर चलते हैं। उसका चाय का बागान ज्यादा दूर नहीं है और ना ही ज्यादा ऊपर। काजल की बात सुनकर सिमरन की खुशी दोगुनी हो जाती है और वो काजल के साथ लंगड़ाते हुए चाय के बागान में जाती है, जहाँ काजल की दोस्त करिश्मा उन लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाती है। क्या भाभी, आप सीधा चाय के बागान में आई है? मेरे घर आती तो आपको चाय के साथ और कुछ भी देती। एक बार मेरे हाथों की चाय पी के देखो, क्या हमारे ही बागान की चाय पत्ती से बनाई गई है। चाय तो सच में बहुत अच्छी है। एक बार पैर ठीक हो जाएगा तो तुम्हारे घर भी जरूर आऊंगी। सिमरन को काफी अच्छा लगता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब शांति खेत में कुछ औरतों के साथ चाय के बागान में काम कर रही होती है तो कुछ औरतें उसे देखकर उससे कहती हैं, शांति बहन, अब तो तुम्हारी बहू भी आ गई है। ठंड बढ़ती जा रही है और तुम बूढ़ी हो गई हो। बहू को भी खेत लाना शुरू करो, अकेले कितना काम करोगी। अरे बहन, बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी बहू तो खुद मेरे साथ सुबह 5 बजे ही चाय के बागान में आना चाहती है चाय लेकर। फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और ऊपर से वो दिल्ली से आई है। दिल्ली में तो पहाड़ भी नहीं है। एक दिन पहाड़ चढ़ी तो मेरी बहू के पैरों में मोच आ गई। बस इसलिए बहू मेरी आ नहीं पाई। बस एक बार उसकी चोट ठीक हो जाए तो मेरी बहू देखना रोज चाय के बागान में मेरे साथ दिखेगी। शांति की बात सुनकर सुमित्रा चुप हो जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। और जब सिमरन का पैर ठीक होता है तो वो सुबह उठकर गर्मा गर्म चाय बनाती है और स्टील की बोतल में लेकर अपनी सास के साथ सुबह सुबह कपकपाती ठंड में चाय के बागान के लिए निकल जाती है। आज तो कुछ ज्यादा ही कोहरा और ठंड है। माँ जी, आज ठंड तो सच में ज्यादा है, पर मुझे तो खुशी हो रही है। पहली बार ऐसा होगा कि ससुराल में आकर मैं चाय के बागान में जाऊंगी और हम सास बहू चाय पीने के बाद चाय के बागान में काम करना शुरू करेंगे। दोनों सास बहू बातें करते हुए अपने चाय के बागान पहुंचती हैं और वहां पहुंचते ही सबसे पहले सिमरन 2 कप में चाय निकालती है और दोनों सास बहू चाय पीने लगती हैं। धीरे धीरे अब और भी औरतें अपने चाय के बागान में आती हैं और उन्हें ठंड में सुबह सुबह कड़कड़ाती ठंड में चाय पीते देखकर बोलती हैं, काम की इतनी भी क्या जल्दी है बहन कि इतनी ठंड में तुम चाय के बागान में चाय लेकर आ गई और काम करने से पहले इस ठंड में जमीन पर बैठकर चाय पी रही हो। अरे बहन, मैं तो रोज सुबह घर से ही चाय नाश्ता करके आती हूँ, पर मेरी बहू को ही शौक है कि वो सुबह सुबह निकलता सूरज देख चाय के बागान में बैठकर चाय पिए। और सच बताऊं तो मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, तुम्हारी खुशी ही बता रही है बहन कि तुम्हें कितना अच्छा लग रहा है। चल बहू, चाय भी खत्म हो गई है। अब इस टोकरी को अपने सिर पर अच्छे से बांध दे और फिर मेरे पीछे पीछे चलना। जैसे मैं चाय की पत्ती तोड़कर इस टोकरी में भरूं, वैसे ही तू भी भरना। और जब ये भर जाए तो उधर देख, साइड में कट्टा रखा है, ये सारी पत्ती उसमें डाल देना। उसके बाद बागान की दूसरी तरफ जाकर इन सभी पत्तियों को धूप में सूखने के लिए रखना है। सिमरन चाय पीकर अपनी सास के साथ सिर और पीठ पर एक बड़ा सा टोकरा बांध लेती है। अब बागान के एक तरफ शांति पत्तियां तोड़ती है तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ चढ़ते हुए सिमरन भी वैसा ही करती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा थक जाती है। और जब दोनों सास बहू चाय की पत्ती को सूखने के लिए रखती हैं तो सिमरन अपनी सास से कहती है, हाँ, अम्मा जी, मैं तो थक गई हूँ। सुबह से हम लोग खड़े हैं, सिर में भी दर्द होने लगा है। इतना भारी हो जाता है ये टोकरी। अरे बहू, तुम्हारे सिर में दर्द होने लगता है तो चाय पी लिया करो। मैंने तो अपने बागान के पास ही एक छोटा सा चूल्हा बना रखा है और चाय का सारा सामान भी वही रखती हूँ। मैं तो सुबह दूध लेकर आती हूँ और जब दिल करता है इस कड़ाके की ठंड में चाय बना लेती हूँ। आप सही कह रही हैं आंटी। आपका घर तो पास में ही है, इसलिए आपको सामान लाने ले जाने में दिक्कत नहीं होती, पर हमारा घर बहुत दूर है। माँ जी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम चाय की केतली खरीदे, उसमें काफी देर तक चाय गर्म रहती है। वैसे बहू, सुबह चाय पीने के बाद सीधा शाम को ही मैं चाय पीती हूँ, पर बीच में चाय पीने का काफी दिल करता है, इसलिए तुझे जैसा ठीक लगे तू वैसा कर ले। शांति अपनी बहू की बात मान जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और दोनों सास बहू अपना सारा काम खत्म करके अपना सारा सामान और चाय पत्ती पीठ पर लादकर घर आती है। आज सिमरन बहुत ज्यादा थक चुकी थी, पर फिर भी वो घर जाकर सबके लिए खाना बनाती है और रात के 12 बजे सोती है, जिसकी वजह से सुबह उठने में उसे परेशानी होती है।
क्या हुआ सिमरन, आज तुम्हें चाय के बागान नहीं जाना? आज की चाय घर में ही पीने का मन है क्या? आज कितनी ठंड है। ऐसा नहीं है विशाल, मैं बस थक गई हूँ। आज से पहले मैंने इतना काम कभी नहीं किया। हम बागान जाने के लिए लेट हो जाएंगे। अच्छा किया जो तुमने उठा दिया। चाय की बागानी है और मैंने कल तुम्हें चाय की केतली बोली थी लाने के लिए, वो लेकर आए कि नहीं? माँ जी को और मुझे 11-12 बजे फिर से चाय पीने का दिल करता है। केतली आ चुकी है, पर तुम उठकर चाय बनाओगी तभी तो केतली भरेगी, और तुम चाय के बागान में सुबह सुबह सुंदर सा नजारा देखकर चाय पी पाओगी। जैसे जैसे समय बीत रहा है ठंड भी बढ़ती जा रही है और ठंड के साथ मेरा आलस भी। इतना बोलकर सिमरन सुबह उठकर रसोई में आती है और काफी सारी चाय बनाती है। पहले वो घर वालों को चाय देती है और सुबह नींद में ही अपनी सास के साथ चाय लेकर बागान के लिए निकल जाती है। अरे बहू, तू तो अभी भी नींद में लग रही है। चाय के बागान पहुंचकर आज चाय भी पी पाएगी या नहीं? और आँख खोलकर चल, पहाड़ी इलाका है, कहीं चोट ना लग जाए। नहीं नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिमरन अपनी सास को तो कह देती है कि वो ठीक है, पर जल्दी उठने की वजह से उसे थोड़ी परेशानी होती है, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती। अब इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और रोज सुबह उठने की वजह से सिमरन की नींद पूरी नहीं हो पाती। तो वहीं सर्दियां भी काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिस वजह से केतली की चाय पल भर में ही ठंडी हो जाती है। अरे बहू, ये चाय तो बिल्कुल पानी की तरह ठंडी हो गई है। देख, हल्की हल्की धूप निकल रही है। एक काम कर, तू घर से दूसरी चाय बना कर ले आ। अरे बहन, तुम्हारा घर इतनी दूर है और बहू को चाय के लिए दोबारा भेज रही हो? तुम्हारी जो बगल वाली पड़ोसन है उसके पास चूल्हा रखा है और जल भी रहा है। अभी जा बहू, वहीं जाकर गरम कर लो, ज्यादा समय थोड़ी ना लगेगा। हिचकिचाती हुई सिमरन अपनी बगल वाली शिल्पा के पास जाती है, जो चूल्हे पर हाथ सेक रही होती है। मेरी चाय ठंडी हो गई है। तुम्हारे चूल्हे में अब भी हल्की आग है। बस 2 मिनट लगेंगे, थोड़ी सी चाय गर्म करने दो। आज मैं चाय भी ज्यादा लाई हूँ, तुम चाहो तो तुम भी पी सकती हो। वैसे मेरी सास को पसंद है कि मैं किसी की मदद करूं, पर मुझे सुबह सुबह की चाय के बागान में चाय पीना बहुत पसंद है। तुम आराम से चाय गर्म कर लो, इससे पहले कि मेरी सास आ जाए। पर हाँ, ये सिर्फ आज के लिए है। अगर उन्हें पता चला ना तो मेरी खाट खड़ी कर देगी। शिल्पा अपनी सास की गैर मौजूदगी में सिमरन को चाय गर्म करने देती है, जिसके बाद सिमरन एक कप चाय शिल्पा को भी देती है और वो लोग कुछ देर अपना काम छोड़कर पहाड़ी पर बैठकर सूरज की ओर देखते हुए चाय को एंजॉय करते हैं। तुम तो बहुत अच्छी चाय बनाती हो, बहुत अच्छा लग रहा है ठंड में गर्मा गर्म चाय पीकर, वो भी चाय के बागान में। कुछ ही देर में सभी चाय पीकर फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कभी कभी चाय पीने में शांति और सिमरन इतनी लेट हो जाती हैं कि चाय हद से ज्यादा ठंडी हो जाती है। और एक दिन, बहू तेरी तो ये केतली 12 बजे तक भी नहीं टिकती। आज तो बिल्कुल चाय पानी पानी हो गई है। आज तो शिल्पा की सास भी यही है, वो चाय भी गर्म नहीं करने देगी। तू एक काम करना, सूखे पत्ते यहाँ रखे हैं, पत्थर ले और चूल्हा बनाकर चाय गर्म होने के लिए रख दे। क्या पत्थर का चूल्हा बनाकर चाय गर्म करूँ माँ जी? मैं ये पहली बार करूँगी, मुझे ये सब नहीं आता। अरे कुछ नहीं होगा बहू, कर लो, हम है ना तुम्हें सिखाने के लिए। कभी कभी इतनी ज्यादा ठंड होती है ना यहाँ कि हाथ पैर काम नहीं करते, तो हम औरतें ऐसी ही करती हैं। सबके कहने पर सिमरन पास से कुछ बड़े पत्थर लेकर आती है और उसके बीच में आग जलाकर केतली को गर्म करने के लिए रख देती है। पर पत्थर ज्यादा गर्म होने की वजह से पत्थर चटक जाता है और आग की कुछ चिंगारियां सिमरन के ऊपर आ जाती हैं। क्या हुआ बहू, तुम ठीक तो हो? शांति बहन क्या करती हो? बहू से इस तरह का काम क्यों करवाया? बहू को पहचान नहीं है कि कौन से पत्थरों पर खाना बनाया जाता है। तू ठीक तो है ना बहू? तुझे ज्यादा लगी तो नहीं ना? कोई जरूरत नहीं है यहाँ चाय गर्म करने की, हम सुबह ही चाय पियेंगे। बार बार चाय पीने की इस आदत ने आज मुझे चोट पहुँचा दी। जब सिमरन को हल्की सी चोट लगती है तो शांति को काफी बुरा लगता है। कुछ देर में वो लोग अपना काम खत्म करके घर आते हैं और जब इस बारे में विनोद, विशाल और काजल को पता चलता है तो सब शांति पर नाराज होते हैं। अरे जब बहू नहीं थी तब तो तुम घर से ही चाय पीकर जाती थी ना। अब तुम्हें ऐसी भी क्या चाय की लत लग गई है कि बहू से तुम वहां पर पत्थर पर चाय गर्म करवा रही थी? अगर आज कोई बड़ा हादसा हो जाता तो? माँ, ऐसी लापरवाही सही नहीं है। मुझे ज्यादा नहीं लगी है, बस हल्के से छींटे आए हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ जी को ऐसे मत डांटिए, उन्हें भी ठंड लगती है, उनके भी जोड़ों में दर्द रहता है, फिर भी वो इतना काम करती है। सिमरन के कहने पर सब चुप हो जाते हैं और उस दिन के बाद से विनोद अपनी बहू को ना तो चाय लेकर आ और ना ही खाली हाथ चाय के बागान में जाने देता है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और एक बार फिर सर्दियों का मौसम शुरू होता है और इस बार सर्दियों के मौसम के साथ उनके घर में एक और खुशखबरी दस्तक देती है। माँ, पापा, काजल, आप सबके लिए खुशखबरी है। बहुत जल्द इस घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। क्या मेरी बहू गर्भवती है? बहू, आज तो तूने हमें दुनिया की सारी खुशी दे दी।
रुक, मैं पहले तेरी नजर उतार देती हूँ, यहाँ पर औरतों की नजर बहुत लगती है। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर शांति और उसका पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है और शांति रसोई से तुरंत लाल मिर्च लाकर अपनी बहू की नजर उतारती है। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं और अचानक से शांति की तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, आपको तो बुखार है। मैंने विशाल जी को कह दिया है, वो आते ही आपकी दवाई ले लेंगे। बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू भी गर्भवती है, तेरा 3रा महीना चल रहा है। तू मुझ पर नहीं, खुद पर ध्यान दे। हाँ हाँ भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। आप जाकर आराम कर लो। भैया दवाई लेकर आएंगे तो मैं माँ को दे दूंगी। और माँ, कल आपको हॉस्पिटल चला है मेरे साथ। डॉक्टर ने कुछ ब्लड टेस्ट लिखे हैं। काजल के कहने पर सिमरन आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर में विशाल दवाई लेकर आता है और विनोद अपनी बीवी को दवाई खिलाकर सुला देता है। अगले ही दिन काजल अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल जाती है, जहाँ ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से शांति को एडमिट कर लिया जाता है। पर एडमिट होने के बाद भी शांति को अपने चाय के बागान की टेंशन हो रही होती है। मुझे तो डॉक्टर ने 1 हफ्ते के लिए एडमिट कर लिया। बाहर से चाय के बागान का इतना बड़ा ऑर्डर आया है। सारी पत्तियां तोड़कर उनकी चाय पत्ती बनाकर शहर भेजना है। इतने सारे काम कैसे होंगे? माँ जी, आप चिंता ना करो, मैं हूँ ना। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं जाऊंगी। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, मैंने इस ठंड में सुबह सुबह चाय के बागान में चाय नहीं पी। मुझे पुराने दिन याद आ रहे हैं। भाभी, मैं बचपन से आसाम में ही रही हूँ, पर कभी भी मैंने ठंड में सुबह सुबह चाय के बागान में चाय नहीं पी। आखिर इसमें भी कितना मजा आता है। जो माँ को लत लग गई थी, और आपको भी। अब जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती, हम ननद भाभी जाया करेंगे चाय के बागान में। अब सास की तबीयत खराब होने की वजह से दोनों नंद भाभी चाय का बागान संभालने की जिम्मेदारी लेती हैं और अगले दिन सिमरन पहले की तरह चाय की केतली में चाय भरकर अपनी नंद के साथ चाय के बागान जाती है, जहां दोनों नंद भाभी उगते सूरज को देखते हुए चाय पीती हैं। ये नजारा कितना अच्छा है भाभी। अब समझ में आया कि आप और माँ सुबह 5 बजे चाय के बागान में जाकर पहले चाय क्यों पीती थी। पर मुझे तो अब 11 बजे भी चाय पीने की आदत हो गई है। कोई बात नहीं काजल, मुझे तो डॉक्टर ने ज्यादा चलने और भारी सामान उठाने से मना किया है। मैं तो इतना काम नहीं कर पाऊंगी। तुम यहाँ काम करना, मैं घर जाकर तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर दूंगी। चलो चाय पीकर काम करते हैं। क्या बात है, माँ के बीमार पड़ते ही बेटी भी चाय के बागान में आ गई। अच्छी बात है, पर इतना काम क्या करोगे? भाई की सरकारी नौकरी है, शहर क्यों नहीं चले जाते? हाँ आंटी, भैया ने बात की है, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द हम शहर शिफ्ट हो जाएंगे। अब चाय पीकर दोनों नंद भाभी काम पर लग जाती हैं। 11 बजे फिर से काजल को चाय पीने की तलब होती है और इसीलिए सिमरन चाय लेने के लिए जैसे ही पहाड़ से उतरती है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। आसपास की सभी औरतें आकर सिमरन को संभाल लेती हैं, पर उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। और जब इस बारे में सिमरन की माँ को पता चलता है तो वो भी बिना समय गवाए फ्लाइट से असम आती है और उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी का मिसकैरेज हो गया है। माँ, तुम सही बोलती थी, मैं बहुत लापरवाह हूँ। मैंने अपनी लापरवाही की वजह से अपना बच्चा खो दिया। नहीं बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। पहाड़ी इलाके में अपनी जिंदगी जीना मुश्किल होता है, फिर भी तो अपने बच्चे की देखभाल कैसे करती? ये जगह ही मेरी बच्ची के लिए मनहूस है। बेचारी मेरी बच्ची कितने सपने लेकर अपने ससुराल गई थी, पर यहाँ एक के बाद एक हादसा हो रहा है मेरी बच्ची के साथ। दमाची, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को किसी शहर में ले जाओ। वो यहाँ आप लोगों की तरह नहीं रह पाएगी। उसे इन सब की आदत नहीं है। पहाड़ी लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, मेरी बेटी नहीं कर पाएगी। देखो आज कितना बड़ा हादसा हो गया है। आप सही कह रही है बहन, हमें समझना चाहिए था कि हम में और बहू में कितना फर्क है। बेटा विशाल, तू और मेहनत कर और अपना ट्रांसफर किसी शहर में करवा ले। यहाँ के खेत बागान की चिंता मत कर, हम इसे किराए पर रख देंगे और बहू को लेकर हम शहर जाएंगे, जहां बहू अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी। क्योंकि बहू की ऐसी हालत मुझसे भी नहीं देखी जा रही। बहू को बहुत बड़ा सदमा लगा है। मिसकैरेज होने के बाद सिमरन सदमे में जा चुकी थी। वो किसी से बात नहीं करती और अगर किसी को देखती तो उनके गले लगकर रोने लगती, जिस वजह से बड़ी मुश्किलों से विशाल अपना ट्रांसफर शहर में करवा लेता है और शहर आने के बाद एक बार फिर सिमरन अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है। पर जब भी वो सूरज उगता देखती है तो चाय पीते हुए उसे पुराने दिन याद आ जाते हैं और वो कभी अपनी पुरानी बातें याद करके खुश हो जाती है तो कभी उसे अपने मिसकैरेज का याद आ जाता है और वो रोने लगती है।